subscribe. हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गेट वेल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 14 to 17 सेंचुरी का जो हमारा यूनिट 2 है, जॉन डन द सन राइजिंग पोएम एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। सो नाउ स्टार्ट करते हैं हम अपनी जॉन डन की द सन राइजिंग पोएम को। तो चलिए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले जॉन डन के बारे में जान के। अगर मैं जॉन डन के टाइम पीरियड की बात करूं तो वो था 1572 से लेकर 1631 तक। ओके, और इनका जो बर्थ बताया जाता है वो बताया जाता है कि जो क्वीन एलिजाबेथ के टाइम था 1572 तक, तो उसके अराउंड ही इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, वैसे पक्का कुछ पता नहीं है किस टाइम हुआ था इनका बर्थ, बट अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो एलिजाबेथ का जब टाइम चल रहा था, मतलब उस टाइम पे ही इनका बर्थ हुआ था 1572 के अराउंड। ठीक है, और ये जो पीरियड था 1572 वाला, इसे कॉमनली इंग्लिश रेनेसेंस का टाइम भी कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें इनकी डेथ की, तो जो फर्स्ट डिकेड था कैरोलिन एज का, उस फर्स्ट डिकेड में इनकी डेथ हो जाती है। तो बेसिकली जो जॉन डन है, इनकी जो पोएम थी, इनको पहले चीफली रीड करा जाता था इन अ मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर्म, मतलब कि जब तक ये जिंदा रहे थे, जब तक इनकी जो पोएम्स थी उनको एज अ मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ा जाता था। बट जब इनकी डेथ हो जाती है 1631 के अंदर, तब इनकी जो पोएम्स हैं वो पब्लिश होती हैं। अगर हम बात करें इन्हें, ये जो हमारी जॉन डन है, इन्हें ज़्यादातर जो जैकोबिन पोएट हैं उनके नाम से जाना जाता है। ठीक है, हालांकि अगर हम बात करें, जो क्रिटिक्स जॉनसन हैं वो मानते हैं कि जो जॉन डन की जो सबसे बेस्ट वर्क था वो उन्होंने 25 की एज में ही कर लिया था। ठीक है, लेकिन उनकी जो पोएम्स थी, उनकी मतलब पोएम्स उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई, इसकी वजह से उन्हें 17वीं सेंचुरी का जैकोबिन पोएट कहा जाता है। ओके, तो आगे अगर हम बात करें जॉन डन एंड द पोएटिक लव ट्रेडिशन की, जॉन डन के टाइम पे सिर्फ मेनली 2 स्कूल्स थे लव के। एक था प्लेटोनिक एंड द ओविडियन। प्लेटोनिक जो था वो प्लेटोनिक लव इंस्पायर था पेट्रार्क से, जो कि नॉन सेंशुअस काइंड का था। ठीक है, और वो अपनी जो बिलव्ड है उसको एज अ स्पिरिचुअल आइडियल मानता था, मतलब कि उसे एक हायर डिवाइन के रूप में देखता था। ठीक है, और अगर हम दूसरी तरफ ओविडियन की बात करें, ओविडियन स्कूल जो था वो मोर सेंशुअस था एंड प्लेफुल अप्रोच का था। ठीक है, मतलब कि अगर हम कहें जो ओविडियन स्कूल था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो फिज़िकल लव होता है, मतलब कि एक लेडी के लिए, मतलब कि किसी लेडी से फिज़िकल रिवॉर्ड्स लेने के लिए उसे लव माना जाता था ओविडियन स्कूल में। ठीक है, तो वहाँ पर ओविडियन लवर जो होते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा जो एफर्ट्स डालते थे वो अपनी बिलव्ड से सेंशुअल रिवॉर्ड्स के लिए, मतलब कि उन्हें सेंशुअल रिवॉर्ड्स मिले उनकी लेडी लव से, उसके लिए एफर्ट्स डालते थे। और दूसरी तरफ जो हमारे प्लेटोनिक थे वो अपनी लवर को एज अ डिवाइन और एक स्पिरिचुअल आइडियल मान कर चलते थे। ठीक है, और जो हमारे जॉन डन थे ये एलिजाबेथ कोर्ट के लिए लिखते थे। ठीक है, अपनी जो पोइट्रीज़ होती थी, लव पोइट्रीज़। और ये जो कोर्टली लव पोइट्री थी, इसको क्वीन का बहुत ज़्यादा फेवर और पैट्रोनेज मिलता था, मतलब कि क्वीन इससे बहुत ज़्यादा इंजॉय करती थी। और ये जो कोर्टली लव आइडियल है, इसको क्वीन एलिजाबेथ ने रिवाइव करा था, क्योंकि जो क्लासिकल और जो मेडिवल लिटरेरी ट्रेडिशन थे कोर्टली लव पोइट्री के, उसे बनाए रखने के लिए, ठीक है, तो उन्होंने इस कोर्टली लव आइडियल को रिवाइव करा था। और बेसिकली अगर हम बात करें इस कोर्टली लव ट्रेडिशन के बारे में, तो इसके अंदर बेसिकली एक नोबल मैन एक लेडी को अपने प्यार का इजहार करता है। ठीक है, उसके बाद उसे मतलब कि एज अ आइडियल, अपना आइडियल बनाता है वो उसे। ठीक है, कि एज अ चैस्टिटी एंड अनअटेनेबल, मतलब एक पवित्र और एक अपर्याप्त मानकर उसे अपना आइडियल बनाता है। ठीक है, और इस कोर्टली लव आइडियल का जो मेन एम है वो ये नहीं है कि वो उसके जो फिज़िकल ब्यूटी है उस लेडी की, उसके पीछे जाए या उससे प्यार करे। इसके अंदर बेसिकली जो एम है वो ये है कि वो जो गॉड का जो ट्रुथ है और जो ब्यूटी है उनकी अल्टीमेट, उस चीज़ को वो समझ सके। ठीक है, वहाँ तक वो पहुँच सके, एक डिवाइन और एक स्पिरिचुअल वे में इस चीज़ को बताया गया है। ठीक है, एंड हमारे जो जॉन डन है ये एक मेटाफिजिकल पोएट हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूँ इस फ्रेज़ की कि मेटाफिजिकल पोएट बेसिकली क्या है और कब यूज़ हुआ, बेसिकली ये जो मेटाफिजिकल पोएट, ये जो फ्रेज़ है, ये सुमील जॉनसन ने सबसे पहली बार यूज़ करा था इन द लाइव्स ऑफ पोएट्स 1799 के अंदर। ठीक है, बेसिकली क्या है इसके अंदर, उन्होंने ये बोला है कि
जो पोएट 17वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में पोएम लिखते हैं, मतलब जिनका काम 17वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में है, वो पोएट, और जो कि मतलब इस मैनर में, जो कि जॉन डन के मैनर में लिखते हैं, वो मेटाफिजिकल पोइट्स होते हैं। ओके, एंड बेसिकली ये जो मेटाफिजिकल पोइट्री है ये लेटर पार्ट ऑफ 16वीं सेंचुरी से लेकर मिड 17वीं सेंचुरी के बीच में लिखी गई थी। सो अगर हम बात करें बेसिकली तो 1595 से लेकर 1660 के बीच का टाइम पीरियड रहा है। और जो मेटाफिजिकल स्कूल्स हैं उनके अंदर इंक्लूडेड हैं जॉर्ज हेवर्ट, एंड्रू मार्वल एंड अब्राहम काउले एमंग अदर्स। ठीक है, तो ये सारे लोग हैं इसके अंदर इंक्लूडेड। सो बेसिकली ये जो वर्ड है मेटाफिजिकल, ये कॉम्बिनेशन है मेटा और फिजिकल का। मेटा मतलब आफ्टर, फिजिकल मतलब मटेरियल। ठीक है, सो मतलब बियॉन्ड और आफ्टर द फिजिकल। सो मेटाफिजिक्स जो है वो जो मटेरियल नेचर है, मतलब कि फिजिकल नेचर है वर्ल्ड का, जो कि डील करता है फिलोसफिकल आइडियाज़ से, जो कि रिलेटेड है रिलीजन और डेथ, नेचर और सोल। ठीक है, यूनिवर्स, मैन प्लेज इन इट। सो ये सारी चीज़ें मेटाफिजिकल के अंदर आती है। ठीक है, और मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में जो बताता है। और जो हमारे आरजी कॉक्स हैं, इन्होंने सजेस्ट करा है कि ये जो टर्म है मेटाफिजिकल, ये यूज़ करा जाता है टू आइडेंटिफाई पोइट्री विथ फंडामेंटल प्रॉब्लम एंड अपोजिशन ऑफ मेटाफिजिकल नेचर। मतलब कि जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं एंड जो मेटाफिजिकल नेचर का जो अपोजिशन है उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, बाय स्पेशल काइंड ऑफ पैराडॉक्सिकल मेटाफर्स। ओके, सो नाउ अब हम डायरेक्टली अपनी पोएम पे जाते हैं। हमारी जो पोएम है सनराइजिंग, वो समझ लेते हैं। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ, ये जो पोएम है हमारी सनराइजिंग, ये एक मॉर्निंग लव सॉन्ग है, जिसके अंदर जो हमारे पोएट हैं जॉन डन, वो एज अ लवर ये बात बोल रहे हैं सन से कि जो तुम रोज़ मुझे मेरी लवर से सेपरेट करने के लिए आ जाते हो, हमें परेशान करने के लिए आते हो, हमें डिस्टर्ब कर देते हो, कि जो हमारी जो नाइट का जो प्लेजर होता है मेरी बिलव के साथ, उसे ख़त्म कर देते हो जब तुम आते हो डे ब्रेक के साथ। ठीक है, और इसके अंदर वो कहते हैं कि तुम हमारे पास कर्टन्स के थ्रू आते हो, विंडोज़ के थ्रू आते हो। मतलब जब सुबह सुबह जब दिन निकलता है, जब सूरज आता है, तो विंडोज से, कर्टन से हमारे ऊपर जो धूप आती है उससे हम जो उड़ जाते हैं सोते हुए। वो ये चीज़ कह रहे हैं पोएट कि तुम हमें विंडोज़ के थ्रू, कर्टन्स के थ्रू परेशान करते हो, मेरी लवर को मुझसे अलग करते हो। ठीक है, और इंटरफेयर करते हो हमारी लव मेकिंग में। तो इस डिस्टर्बेंस की वजह से वो जो हमारे पोएट हैं वो सन को एज अ मतलब बिजी ओल्ड फूल बोल रहे हैं। ठीक है, और आगे की लाइन्स में वो बोलते हैं कि तुम हमें परेशान मत करो। मतलब कि वो उसे इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सन को इंस्ट्रक्ट करते हुए कह रहे हैं कि तुम हमें परेशान मत करो, तुम जाके उन्हें उठाओ, उन्हें परेशान करो, जो कि बच्चे स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं उन्हें उठाओ, और जो वेरियस ट्रेड्स मतलब काम पे जाते हैं उनको उठाओ, और जो हंट्समैन हैं उनको उठाओ, जो क्योंकि जो राजा हैं वो हंटिंग पे जाने के लिए तैयार हो गए हैं, इस वजह से उन्हें उठाओ, जो हंट्समैन हैं उनके कोर्ट के। और जो कंट्री की जो आंट्स हैं उनको हार्वेस्टिंग के लिए भेजो। ठीक है, उनको उठाओ जाके। सो इसके अंदर जो कंट्री की आंट्स हैं उन्हें मतलब वो रेफर करती हैं रियल इंसेक्ट आंट्स, और जो मतलब फील्ड्स के जो लेबर होते हैं, फार्मर हैंड्स, और जो एग्रीकल्चर में मदद करते हैं। ठीक है, तो उनको मतलब ये रेफर करते हैं बेसिकली। ठीक है, और इसके अंदर जो कोर्ट हंट्समैन है वो जो किंग्स जेम्स हैं उनको रेफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जो किंग्स जेम्स है उन्हें हंटिंग करना बहुत पसंद है। ठीक है, इसलिए वो जो हमारे जॉन डन है वो ये वाली बात बोल रहे हैं इसमें। ठीक है, सो इसके अंदर जो सन है वो सिंबल है लाइफ का। ठीक है, और आगे पोएट बोलते हैं कि वो जो उनका जो लव है वो एटर्नल है, मतलब कि वो किसी भी टाइम का, सीज़न का स्लेव नहीं है। मतलब किसी भी मतलब ऐसा नहीं है कि इस टाइम वो लव नहीं कर सकते, या मतलब कोई भी टाइम उन्हें रोक नहीं सकता लव करने से। ठीक है, सो उनका जो लव है वो किसी भी सीज़न में हो सकता है, कोई भी क्लाइमेट हो, कुछ भी हो, किसी भी टाइम हो सकता है, तो वो कोई भी चीज़ उनके लव को रोक नहीं सकती। और फिर आगे वो बोलते हैं द बीम सो रिवन एंड स्ट्रॉन्ग व्हाई शुडंट यू थिंक। मतलब कि वो सन से कह रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हारी जो बीम्स है, तुम्हारी जो किरणें हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मतलब वो सन से कह रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हारी जो बीम्स है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। I could eclipse and clothe them with a wink, but I would not lose her sight so long. मतलब कि वो कह रहे हैं पोएट कि मैं सिर्फ एक पलक झपकाऊंगा और तुम्हारी जो बीम्स हैं वो मेरे तक आ ही नहीं पाएंगी, मुझे मतलब तुम्हारी बीम्स दिखाई ही नहीं देंगी, अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें जो सन की बीम्स होती है वो दिखाई नहीं देती।
ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं, पोएट कह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा करा, जो मैं अपनी बिलव को देख रहा हूँ वो मतलब मैं उसे लूज़ कर दूँगा, मतलब कि मैं उसे खो दूँगा कुछ सेकंड के लिए भी, ठीक है। तो वो नहीं चाहते कि वो कुछ सेकंड के लिए भी अपनी जो बिलव्ड है उसे ना देखें, ठीक है, उन्हें मतलब वो उसे देखने से रह जाए, इसलिए वो ऐसा नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ ऐसा, कि हाँ मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं तुम्हारी बीम्स को मतलब ना देखूँ, एक ब्लिंक में ही मैं तुम्हारी जो बीम्स हैं उनको झेल सकता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मेरी बिलव तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। सो इफ़ हर आइज हैव नॉट ब्लाइंड टाइम लुक एंड टू टुमारो लेट टेल मी, मतलब कि वो कह रहे हैं कि उनकी जो बिलव्ड है उसकी आंखें इतनी ज़्यादा ब्राइट और मतलब कितनी इतनी ज़्यादा सुंदर हैं कि अगर तुम उसकी आंखों में देखोगे तो तुम्हें भी थोड़ी देर के लिए मतलब कि सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाएगा, तुम्हें उसकी आंखों में खो जाओगे। मतलब कि अगर हम कहें कि अगर हम सन की तरफ थोड़ी देर देखते हैं तो हमें सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है, तो उसके अपोजिट ये कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी बिलव्ड को देखोगे, मेरी बिलव्ड की आइज़ में देखोगे, तो उसमें तुम्हें पता चलेगा कि वो कितनी ज़्यादा सुंदर है, उसकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। तो इस तरीके से वो अपनी जो बिलव्ड है उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, ठीक है। और वो उससे कह रहे हैं कि तुम जाओ और वेदर बोथ द इंडीज ऑफ स्पाइस एंड माइंड वी वर थॉट लेफ्ट देम और लाई हेयर विथ मी, मतलब कि वो कह रहे हैं कि तुम जाके अर्थ का एक चक्कर लगा के आओ और देख कर आओ सारे में, ठीक है। मतलब कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक, यहाँ पे जो इंडीज ऑफ स्पाइस एंड माइन बोला गया है उसका मतलब ये है कि जो हमारे ईस्ट में है, ईस्ट में स्पाइसेस हैं, ठीक है, और जो वेस्ट है उसमें माइंस है बहुत सारी। इस वजह से वो कह रहे हैं कि तुम ईस्ट से लेके वेस्ट तक पूरा एक चक्कर लगा के आओ अर्थ का, और उससे तुम्हें पता चलेगा कि मेरे पास जो खुशी है इस टाइम वो किसी के पास नहीं है। मतलब कि मैं इस टाइम मतलब अपनी जो बिलव्ड के साथ है, पोएट वो कह रहा है कि किसी भी किंग से ज़्यादा पावरफुल वो है, मतलब कि सारी दुनिया के जितने भी किंग्स हैं उन सबसे ज़्यादा पावरफुल सिर्फ हमारा जो ये पोएट है वो है, क्योंकि उनकी जो बिलव्ड है वो सब कुछ है। मतलब कि जो उनकी बिलव्ड है, उनकी बिलव्ड ऑल स्टेट्स हैं, और वो जो हैं पोएट वो उनके प्रिंस है, सॉरी, ठीक है। और वो इस टाइम किसी भी प्रिंसेस से, मतलब कि कोई भी प्रिंस हो, उन प्रिंस से और मतलब किसी से भी किंग से, उन सबसे ज़्यादा वो पावरफुल है, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा पावरफुल फील कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है। और वो जो अपनी बिलव्ड के साथ हैं इसलिए, और उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उस दुनिया में कोई भी नहीं है, मतलब अपनी बिलव्ड से ज़्यादा उनके लिए कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो अपनी बिलव्ड से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, वो ये बात मतलब इस तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है। और उनकी वो ये बोल रहे हैं जो प्रिंस वगैरह होते हैं और भी लोग, वो हमारी नकल करते हैं, ठीक है। मतलब कि वो कह रहे हैं कि सब कुछ हम में ही है, हमसे ही चल रहा है सब कुछ, और जो प्रिंस हैं वो उनकी जो मतलब जितनी भी रिस्पेक्ट है, जितना भी वेल्थ है, सारी चीज़ें बेकार है, मीनिंगलेस है, ठीक है। और आगे वो बोलते हैं सन अर्थ हाफ इज़ हैप्पी एज वी एंड द वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्टेड डज, मतलब कि वो कह रहे हैं हमारे पास जितनी खुशी है अभी, मतलब मेरे पास और मेरी बिलव्ड के पास जितनी खुशी है अभी कि हम दोनों साथ हैं, जो खुशी मिल रही है उन्हें, उतनी खुशी मतलब वो सन को कह रहे हैं तुम्हारे पास उसकी आधी भी इतनी खुशी नहीं होगी, मतलब जितनी हमारे पास है उसकी आधी खुशी भी तुम्हारे पास नहीं होगी, ठीक है। और वो बोलते हैं ये जो पूरा वर्ल्ड है वो हमारे अंदर ही सिमटा हुआ है, ठीक है। मतलब वो कह रहे हैं कि हम दोनों ही सुपीरियर हैं, मतलब मेरी लवर और मैं, ठीक है, क्योंकि लव उन्होंने मतलब इसके अंदर जो लव है, लव को बहुत ज़्यादा सुपीरियर दिखाया है इसके अंदर, कि लव के अंदर ही सब कुछ है। तो वो कह रहे हैं मेरी जो बिलव्ड मेरे साथ है इसमें ही पूरी दुनिया सिमटी हुई है, ठीक है। आगे वो बोलते हैं सन को कि thine age ask easy and since the duties be to warm the world that done is warming us shine here us too and those art everywhere this bad the center is these wars and the spears। तो अब क्या कह रहे हैं हमारे पोएट, वो कह रहे हैं सन से कि अब जो तुम्हारी उम्र है वो बढ़ गई, मतलब कि तुम्हारी एज हो गई है ऐसी कि जो तुम्हारी एज है वो कंफर्ट मांगती है, ठीक है, मतलब आराम मांगती है। और जो तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी ड्यूटी क्या है, इस पूरी दुनिया को वार्म करना, इस पूरे वर्ल्ड को वार्म करना। सो जैसे कि हमने मतलब स्टार्टिंग में ही मतलब पहले की लाइन्स में उन्होंने बोला कि ये पूरी दुनिया हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर ही मतलब समाई हुई है।
तो तुम हमें ही वार्म करो। तुम हमें वार्म करोगे तो तुम्हारी जो शाइन है वो सारी जगह फैल जाएगी। अगर तुम हमें वार्म करोगे तो तुम्हारी जो वार्म जो तुम्हें फैलानी है पूरी दुनिया में, वो सारी दुनिया तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तुम हमारे ऊपर शाइन करो, पूरी दुनिया तक शाइन पहुंचेगी, क्योंकि पूरी दुनिया तो हमारे अंदर ही सिमटी हुई है इसलिए। और तुम्हें मतलब जो घूमना है, मतलब तुम मान लो कि जो तुम्हारा सेंटर है जिसके चारों तरफ तुम्हें चक्कर लगाना है वो हमारा बेड है। ठीक है, और जो तुम्हारी ऑर्बिट्स मतलब जो जिसके अंदर तुम्हें घूमना है वो तुम मान लो हमारी इस कमरे की जो वॉल्स हैं वो तुम्हारा ऑर्बिट है जिसके अंदर तुम्हें घूमना है। क्योंकि अगर तुम हमारे तरफ घूमोगे, हमारे मतलब हमारे चारों ओर घूमोगे, तो इस पूरी दुनिया की तरफ मतलब तुम घूम रहे हो। तुम्हारी जो वार्म है और जो तुम्हारी शाइन है वो पूरी दुनिया तक पहुंच जाएगी अगर तुम हमारे ऊपर करोगे, क्योंकि हमारे अंदर ही सारी दुनिया सिमटी हुई है। तो इसी के साथ हमारी जो पोएम है वो कंप्लीट होती है। सो बेसिकली इसके अंदर क्या है, जो जॉन डन है उन्होंने लव को सुपीरियर बताया है। उन्होंने बताया है कि जो उनका जो लव है उनके लिए सब कुछ है। तो इसी के साथ हमारी पोएम एंड होती है। आई होप आपको पूरा समझ आ गया हो। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। एंड प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स तक से शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी लाने वाली हूँ इसकी जो आपकी जॉन डन की जो नेक्स्ट पोएम है कैनोनाइजेशन, सो उसकी वीडियो में जल्दी ले आऊँगी। सो नाउ इसके लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करके रखना ताकि ये वीडियो भी आपको टाइम से मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।